सामने एक बात आ रही, जो बहुत सारे उम्मीदवार को मिले और जो उम्मीदवारों की शिकायत आई वो ईवीएम को लेकर आई है शिकायत है। देख रहे उसको अब आने वाले दिनों में हमारी जो बैठक 2 दिन से बैठक चालू है। कल सब एमएलए जो जीत के आए वो और सीनियर लीडर की एक मीटिंग हुई थी, उसमें बहुत सारी कांग्रेस ने बातचीत की अपनी। आज जो कैंडिडेट हार गए हैं उनकी बैठक शुरू है, तो बातचीत करने के बाद में नतीजे पे पहुंचने के बाद में इसका किस तरह से आगे बढ़ने का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि अब बहुत जल्दी जिला परिषद, पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका के चुनाव हो गए। उसके अंदर किस तरह से प्रदर्शन अच्छा हो सकता है, किस तरह से जमीनी रणनीति तय की जाती है, उस पर विचार करेंगे। अमित भाई, आपने कहा जो ईवीएम की बात करी, हर चुनाव के बाद ईवीएम का मुद्दा जो है वो निकल के सामने आता हुआ नजर आता है। हरियाणा का चुनाव हुआ, ईवीएम का मसला आ गया। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, ईवीएम का मसला आ गया। लेकिन अगर हम झारखंड की बात कर ले तो वहाँ पर आपकी जो इंडिया अलायंस है वो जीतता हुआ नजर आया। वहाँ पर ईवीएम का मसला क्यों नहीं आया? और लगातार सिर्फ ईवीएम का मसला चुनाव के बाद नजर आता है, उसके बाद वो ठंडे बक्से में चला जाता है, ऐसा क्यों? ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए बात रखी गई है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसकी बात रखी गई है। हम नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, इंडिया अलायंस नहीं, बल्कि जो एनजीओज है, सिविल सोसाइटीज है, वो भी इस तरह की बात करते हैं कि पूरे जितने इंटरनेशनल कंट्रीज़ है, आप देखिए बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, वो अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ पर बैलेट पेपर इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर ईवीएम मशीन बनती है वहाँ पर भी बैलेट पेपर इस्तेमाल होता है। तो पूरी दुनिया में आप देखने जाओ तो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज में बैलेट पेपर इस्तेमाल होता है। बैलेट पेपर इस्तेमाल जब अमेरिका उसको एक्सेप्ट करती है, यूरोप उसको एक्सेप्ट करता है, फ्रांस उसको एक्सेप्ट करता है, कनाडा उसको एक्सेप्ट करता है, जापान, जर्मनी उसको एक्सेप्ट करता है, फिर इंडिया में क्यों बैलेट पेपर है? ईवीएम की शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी, शुरुआत कांग्रेस के दौर से ही शुरू हुई है। और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ईवीएम को लेके कांग्रेस जो है उतनी मुखर से नहीं, आंदोलन भी नहीं देखा जाता। खाली चुनाव के बाद बहस होती है, मुद्दा बनता है, हफ्ते भर के बाद ठंडे बक्से में चला है, आंदोलन भी नजर नहीं आता है। हमने ऐसी बात नहीं, पहले का आंदोलन किया गया है, इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए हैं, वहाँ पर बात हुई है। और अभी कल ही मीटिंग में तय हुआ है कि हम लोग जनता से इसके सिग्नेचर कैंपेन शुरू करेंगे। तो आने वाले दिनों में सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया जाएगा। इसके ऊपर बहुत जोर से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। क्या लगता है महाविकास आघाड़ी का हार का क्या मुद्दा रहा? क्योंकि 16 सीटें, कांग्रेस का इतना बुरा परफॉर्मेंस महाराष्ट्र के अंदर तो कभी नहीं देखा गया, इतने दर्शकों के अंदर इतना बुरा परफॉर्मेंस। आप जैसे ईवीएम का मसला बताया, उसके अलावा कहाँ चूक होगी आप लोगों से? उसका एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। उसकी कोई बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसका एनालिसिस किया जाएगा, इसका रास्ता भी निकाला जाएगा, एकदम बूथ लेवल पे इसके ऊपर बातचीत होगी। आने वाले दिनों में पूरी ये सब जो प्रक्रिया है उसको किया जाएगा। कैंडिडेट आज मिल रहे, कैंडिडेट अपनी बात रख रहे हैं कि क्या उनको डिफ़िकल्टी फेस हुई है, क्या वजह। कहीं से भी दूर दूर तक मैंने हर पार्टी के लोगों से बात की है, इस रिजल्ट की अपेक्षा सत्ता पक्ष को भी नहीं थी। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज जो है वो कांग्रेस के चुनाव हार गए। पृथ्वीराज चौहान जैसा चेहरा जो मुख्यमंत्री का चेहरा रह चुका है, वो चौहान हार जाता है। नाना पटोले जी की बात करें तो एक छोटी सी मार्जिन से जो है वो जीत के आते हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें मुस्लिम नुमाइंदगी की भी, वो बात पे सवाल ले लेंगे, पहले इसके ऊपर जवाब ले लेते कि क्यों इतने बड़े बड़े दिग्गज जो थे वो भी चुनाव हार गए, और महाविकास आघाड़ी और महायुति के अंदर क्या ऐसा बड़ा फैक्टर रहा जो चुनाव के अंदर आप लोगों तक नहीं पहुँचा पाए? नहीं, देखिए हमने तो 5 गारंटी दी थी लोगों को, सब तरह का हमारा प्रोग्राम अच्छा चल रहा था, कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा था। जितने एग्जिट पोल है वो ये बता रहे थे कि टक्कर कांटे की है और 10-20 सीट आगे पीछे होगा। किसी ने ये तो प्रेडिक्ट जमीन पे तो दिखाई नहीं दे रहा था, ये लोगों के बीच में दिखाई नहीं दे रहा था, एग्जिट पोल को ये दिखाई नहीं दे रहा था। इसके ऊपर बहुत गहरा मंथन करने की जरूरत है। क्या लगता है सज्जाद नुमानी फैक्टर जो है इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी को नुकसान देता हुआ नजर आया? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या कटोगे बटोगे जो नारे लगे हैं, एक है तो सेफ है, ये तमाम तरीके के जो नारे लगे, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव के अंदर इम्पैक्ट करता हुआ नजर आया। और सबसे बड़ी चीज़ के सज्जाद नुमानी का जो इम्पैक्ट था वो कितना महाविकास आघाड़ी को नुकसान? देखिए, ऐसा जो नारे लगे कटेंगे बटेंगे और ये एक है सेफ है, पोलराइजेशन करने के नारे थे, ये कुछ इसका इफेक्ट ज़मीन पर दिखा है। और मैंने जैसा आपको बताया ना कि हर पहलू पे गौर किया जाएगा, गौर करने के बाद में जो नतीजा सामने आएगा
आपसे बात करें। नहीं, मैं वो खाली वही जानना चाह रहा हूँ, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सज्जाद नुमानी जी की, उन्होंने महाविकास आघाड़ी का, क्योंकि मैं भी कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ, जानकार लोगों से बात कर रहा हूँ, तो ये पता चल रहा है कि उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी को रिवर्स किया है। वो कहीं ना कहीं जो अनाउंस हुआ था, इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। जब हमारी मीटिंग में सब हर पहलू के कैंडिडेट से बात होगी, उसके बाद कोई चीज़ आपको बताएंगे। अच्छा, मुस्लिम उम्मीदवारों की बात हमेशा से चलती भी आई, बहुत सारे दिग्गज जो थे, वारिस पठान, इम्तियाज जलील, आरिफ नसीम खान, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज जो है, मुस्लिम चेहरे जो है, वो भी अपनी सीट से हार गए। तो क्या वजह रही कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से भी वो सीटें जो है वो नहीं जीत पाए? क्योंकि ऐसा कहा जाता है, कयास लगाया जाता है कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ 40 से 42 सीटें हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, फिर भी 10 ही उम्मीदवार जो है, मुस्लिम उम्मीदवार जो है वो जीत के आए। मुंबई की बात करें तो मुंबई में सिर्फ आप, अमीन पटेल और असलम शेख ही जीते हैं, उसके अलावा तीसरा कोई उम्मीदवार मेरे ख्याल से तो नहीं जीता है। बाकी सब बॉम्बे के बाहर से, अबू हाशिम आजमी जो है वो मुंबई से जीते। तो 3 एक मुस्लिम उम्मीदवार जो मुंबई से जीते हैं, बाकी पूरे महाराष्ट्र से मुस्लिम लीडरशिप जो है वो लगातार कम होती जा रही है। पिछले चुनाव में थोड़ी ज़्यादा थी, इस वक्त जो है कम हुई है। क्या वजह लग रही है आपको इसकी? देखिए, मुस्लिम नुमाइंदे जो है, मैं यहाँ पे जीता हूँ, असलम जीता हूँ, नसीम भाई को थोड़े वोटों से जीत नहीं पाए। वहाँ पर अबू हाशिम जीते हैं, वहाँ पे सना मलिक जीती है, भिवंडी से रईस जीते, अकोला वेस्ट से हमारे दूसरे साथी जीते, मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल जीते। तो जीते हैं लोग, मगर जितना चाहिए उतने नहीं जीत पाए हैं। कुछ लोगों को हार का भी सामना करना पड़ा है। ये पूरा ओवरऑल फैक्टर है जो बहुत ही गंभीर है। पूरा महाराष्ट्र का फैक्टर जो है, उसके ऊपर बैठ करके मंथन करना, विचार करना, और किस तरह से इस हार के बाद में फिर उभरना, उसकी स्ट्रेटेजी तय की जाएगी। क्या लगता है विपक्ष का नेता, अगर नंबर्स की बात कर ले तो नंबर्स में विपक्ष का नेता भी, बीजेपी की शिवसेना की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले या एनसीपी की बात कर ले, तो विपक्ष का नेता बनाने के लिए भी जो नंबर्स है वो नहीं बन पाए। तो किस तरीके से विधानसभा में, अभी 9 तारीख से बताया जा रहा है कि दिसंबर में जो है पहला सत्र होगा, तो किस तरीके से आप लोगों की स्ट्रेटेजी रहेगी, और उस तरीके की आवाज़ भी विधानसभा में गूंजती हुई नजर नहीं आएगी विपक्ष की? इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सबसे कमजोर विपक्ष जो महाराष्ट्र की सियासत में देखा जा रहा है इस वक्त, जो 2024 का विपक्ष होगा वो होगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो तीनों की, कांग्रेस की, शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे की गठ की, शिवसेना की, शरद पवार एनसीपी की गठ की सीटें कम आई है, इसमें कुछ जो है 6 के आसपास आई है। हमारे सहयोग के साथ ही मिला के 50+ सीटें हो जाएगी। आज देखने जाइए तो पूरे विपक्ष को मिला करके तो लीडर ऑपोजिशन बनता है, क्योंकि 28 सीटें अगर होती है विपक्ष की, हम लोग साथ में मांग करेंगे कि हमारे तीनों गठ और हमारे इंडिपेंडेंट को मिला के विपक्ष का ऐसा मिलना चाहिए। ये डिमांड रहेगी आने वाले दिनों में। मगर जितने भी लोग वहाँ पर पहुँचे हैं वो आवाम के बीच से पहुँचे, आवाम ने उनको भेजा है। आवाम के मुद्दे, मुंबई के मुद्दे, महाराष्ट्र के मुद्दे, देश के मुद्दे बड़ी ताकत से वहाँ पर रखे जाएंगे। इसके बाद बीएमसी चुनाव भी है, फरवरी में कहा जा रहा है बीएमसी चुनाव है। किस तरीके की तैयारी होगी? अगर ऐसे ही रिजल्ट रहा तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान, जैसे आपने ईवीएम की बात कही, अगर ईवीएम का मसला उठता है तो फिर चुनाव कराने का या वोट करने का कोई, जनता के अंदर भी एक गलत मैसेज जाता है कि ईवीएम का मसला, तो वोट डालने के बाद भी हमारे वोट की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए वोट परसेंटेज भी लगातार देखते हैं कि वो गिरता हुआ नजर आ रहा है, कहीं बढ़ जाता है, कभी गिर जाता है। क्या लगता है जनता के बीच में क्या नाराजगी है या हताशा है? नहीं, बैलेट के लिए तो हम बहुत जोर से मांग करेंगे कि बैलेट पे चुनाव होना चाहिए। आने वाले जो जिला परिषद, पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका के चुनाव जो है वो बैलेट के ऊपर होना चाहिए। मगर अगर किसी वजह से इतना जल्दी नहीं भी हो पाता है तो हम लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे, और इंशाल्लाह जीत होगी। लड़ेंगे, लड़ने वालों की जीत होती है, लड़ेंगे। 2 मुद्दे काफ़ी ज़्यादा हिंदुस्तान में हॉट चल रही है, संभल का मुद्दा है और अभी कल परसों से अजमेर का भी मुद्दा उठता हुआ नजर आया। पहले संभल पे ही बात कर लेते हैं। संभल के अंदर 5 लोगों की जो है वो मौत हो गई पुलिस की गोली की वजह से, और एक सर्वे जो है इस तरीके से कराया गया कि सुबह में ऑर्डर हुआ, शाम में सर्वे का ऑर्डर हो गया, दूसरे पक्ष को सुना नहीं गया। किस तरीके से इसकी राजनीति को देखते हैं? देखिए, बहुत ही दर्दनाक बात है ये कि 5 लोगों की जान चली गई, और जिस तरह से यूपी गवर्नमेंट ये कर रही है ये बिल्कुल सही नहीं है। आप देख रहे हो पार्लियामेंट में लगातार विपक्ष इंडिया अलायंस इस मुद्दे को उठाया हुआ है कि सेंटर में इसको इंटरवेन करना चाहिए और इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए कि ये हर आए दिन अगर ये मसले उठते रहेंगे तो देश के हित में ही। आज अजमेर शरीफ दरगाह की बात है, संभल की जो बात है, ये आस्था की बात है, ये हमारे अस्तित्व की बात है।
आज ख्वाजा साहब के बारे में आपने देखा है कि वो तो इंदरवली सुल्तान हिंद है और हर मज़हब के लोग वहाँ पर आते हैं, और सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं दुनिया से लोग आते हैं। हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, सिख भी आता है, पारसी भी आता है। मैंने जैन कम्युनिटी के लोगों को भी वहाँ पर देखा है, सब लोग आते हैं वहाँ पर और अपनी श्रद्धा से आते हैं, अपनी आस्था से आते हैं। ख्वाजा साहब के वहाँ हर चढ़ावा पेश होता है। संभल का भी मसला है, सेंटर में उसको इंटरव्यू करना चाहिए। हमारे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली में है, बड़ी ताकत के साथ में इस मुद्दे को